हेलो दोस्तों, मैं बबलू आप सभी को एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके कंपटीशन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बार फिर से आज आप सभी के समक्ष मैं उपस्थित हो गया हूं एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है यूनियन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का संघ। ये भारतीय संविधान के अंतर्गत यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत हमें पढ़ना पड़ता है। तो आज हम इसी टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आते हैं अपने टॉपिक पे, जो हमारा टॉपिक है यूनियन ऑफ स्टेट्स। दोस्तों, इसे जानने से पहले थोड़ा सा संक्षिप्त में भारतीय संविधान को एक बार देखते हैं। जैसे कि कैबिनेट मिशन के तहत, कैबिनेट मिशन जो 1946 में जुलाई महीने में आई थी, उस मिशन के तहत, यानी उसे संविधान सभा भी कहा जाता है, संविधान सभा के तहत ही हमारे संविधान का निर्माण हुआ। उस संविधान सभा को निर्माण करने में बहुत से देशों का जो स्रोत है वो ग्रहण किए, अवलोकन जिसे बोलते हैं। जैसे 60 देशों का हमने अवलोकन ग्रहण किया और 114 दिनों तक बहस चली और कुल 11 बैठक हुए। इसके बाद 2 साल 11 महीने 18 दिन समय लगे, तब जाके हमारा संविधान निर्माण कंप्लीट हुआ और इसे 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया, जिसके अंतर्गत 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची और 22 भाग थे। अब ये जो अनुच्छेद है 395, ये अब क ख ग ऐसे जोड़ के 444 के आसपास है, प्लस भी हो गए होंगे, बट वास्तविक संविधान में 395 ही थी। अब ये जो अनुसूचियां हैं ये 8 से 12 हो गई हैं और भाग क ख ग ऐसे जोड़ के अब 25 से ज़्यादा हो गए हैं। तो मूलतः संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां 22 भाग थे। उसी के अंतर्गत ये पहला भाग, और पहले भाग में चर्चा है किसकी, तो अनुच्छेद 1 से 4 तक का। और इस 1 से 4 तक में जो चर्चाएं हैं वो है यूनियन ऑफ स्टेट्स का। तो हम इस पे आज अपना डिस्कशन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले यूनियन ऑफ स्टेट, ये जो संघ की जो बात कही गई है, यानी संघनात्मक व्यवस्था की अगर बात करें तो जो मैंने अवलोकन का बात किया, तो संघनात्मक व्यवस्था ये कनाडा से लिया गया है। तो ये संघ की जो बात है, संघनात्मक व्यवस्था, ये कनाडा से लिया गया है। तो कनाडा से लिया गया है, तो इस पे हम चर्चा करते हैं कि संघ क्या है। संघ 3 तरह के हैं। जैसे एक में दोस्तों फेडरल, एक में कन्फेडरल, एक में कन्फेडरल, दूसरा में फेडरल और तीसरा में है यूनियन। ये कन्फेडरल स्टेट, फेडरल स्टेट और यूनियन स्टेट। अब देखिए दोस्तों, ये तीनों का मतलब संघ होता है। ये जो कन्फेडरल है ये भी एक संघ है, फेडरल है ये भी एक संघ है, और यूनियन है ये भी एक संघ है। तीनों में फ़र्क क्या है समझते हैं। जो कन्फेडरल है ये भी एक तरह का संघ है। ये कैसा संघ है, तो ये कमज़ोर संघ है। जैसे कि अब सामाजिक स्तर पे देखते हैं कि जैसे कोई योजना हम लोग को तैयार करना हो किसी काम के लिए, तो बहुत सारे लोग हाथ खड़ा कर देते हैं कि हाँ हम आपके साथ हैं। लेकिन होता क्या है, जब वक्त उस काम को करने का आता है तो बहुत सारे लोग अपना हाथ पीछे कर लेते हैं, वो उस समय सपोर्ट नहीं करते हैं। तो ये हो गया कि एक तरीके से मौखिक तौर पे कहा गया कि हम आपके साथ हैं, बट जब आवश्यकता पड़ी तो वो पीछे हट गए। तो इसी तरीके का ये जो कन्फेडरल संघ होता है, ये छोटे छोटे कमज़ोर देशों का एक संघ होता है, कमज़ोर राज्यों का एक देश होता है, जो अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियाँ केंद्र को देके एक देश का निर्माण करते हैं। ये वैसे छोटे कमज़ोर राज्यों का संघ होता है, जिसमें जब चाहे राज्य खुद अलग हो सकता है, जब चाहे तब हट सकता है एक दूसरे से, राज्य जो है देश से अलग हो सकता है। ये इस तरीके का संघ है। लेकिन ये फेडरल जो है ये क्या है, इससे थोड़ा मजबूत है। इसमें क्या होता है कि इसमें टर्म एंड कंडीशन होते हैं, समझौता होता है। उस समझौते के तहत ही आप अलग हो सकते हैं। जैसे आपने टर्म एंड कंडीशन कुछ लगाया होगा कि आपके साथ हम जुड़ेंगे तो हमारा क्या प्रॉफिट होगा, क्या लॉस होगा, हम क्या क्या कर पाएंगे। तो ऐसे स्थिति में टर्म एंड कंडीशन जो अप्लाई होते हैं, उस टर्म एंड कंडीशन में कोई डिफ़ॉल्ट हो, कोई त्रुटियां पाई जाती है, तभी जाके इससे आप अलग हो सकते हैं। जैसे कि ये कन्फेडरल की बात करें तो ये पहले रसिया जो था, ये रसिया वगैरह, ये स्विट्ज़रलैंड, ये कन्फेडरल ही थे, जिसके कारण इससे बेलारूस, कजाकिस्तान, ये सब देश जो अलग हुए ये कन्फेडरल थे। इनसे बहुत सारे देश अलग हुए। लेकिन अब ये जो रसिया वगैरह है ये फेडरल हो गए हैं। अब ये जो भी राज्य इनके साथ जुड़े हुए हैं वो एक टर्म एंड कंडीशन के साथ जुड़े हुए हैं।
एक शर्त पे जुड़े हुए हैं। अगर उस कंडीशन में कोई भी त्रुटि आती है तभी जाके वो अपने आप को अलग सेपरेट करेंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। तो फेडरल हो गया है रसिया, स्विट्ज़रलैंड भी पहले यही था, अब स्विट्ज़रलैंड भी फेडरल हो गया है। पाकिस्तान भी हमारा फेडरल है, हमारा पाकिस्तान भी फेडरल है। फेडरल में क्या है कि टर्म एंड कंडीशन होते हैं, समझौते होते हैं, हस्ताक्षर किए जाते हैं कि हाँ इस बेस पे अगर कोई त्रुटि होती है तो आप अलग हो सकते हैं, अन्यथा आपको जुड़े रहना है। तो ये कमज़ोर कड़ी है, उससे थोड़ा मजबूत कड़ी ये है, और ये सबसे ज़्यादा मजबूत कड़ी है यूनियन। यूनियन जो हमारा भारत है ये सीधे कहता है एक बार हमारे साथ जुड़ गए तो वापस निकलने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई टर्म एंड कंडीशन लागू नहीं होते हैं। यहाँ पे कोई टर्म एंड कंडीशन लागू नहीं है, भारत का कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता है। भारत, ये जो यूनियन है अविनाशकारी का एक विनाशकारी का अविनाशकारी एक संघ है, ऐसा इसके बारे में कहा जाता है। यानी विनाशकारी राज्यों का ना ये अविनाशकारी संघ है, मतलब कि आप इसमें एक बार जुड़ गए तो इससे बाहर नहीं जा सकते। जैसे हमारे नॉर्थ ईस्ट के कई राज्य हैं जो सेपरेट होने के लिए बहुत बार प्रदर्शन भी किए, जम्मू कश्मीर, बट ऐसा कुछ नहीं हो सका। आज जम्मू कश्मीर भी हमारा राज्य है, जहाँ पे अब पूरे इंडिया के जो भी लोग हैं वहाँ पे जाके रह सकते हैं, अपना निवास या अपना ज़मीन कुछ भी खरीद सकते हैं यूनियन में। अब यहाँ ये तीनों में ये फ़र्क है, ये थोड़ा सबसे कमज़ोर संघ है, ये उससे मजबूत है, ये सबसे मजबूत है कि आप इससे बाहर नहीं आ सकते एक बार अगर इसके साथ जुड़ गए। फेडरेशन में टर्म एंड कंडीशन लगते हैं। अब ये कमज़ोर है तो ये जब चाहे तब बाहर हो सकता है। फेडरेशन में क्या होता है कि इसमें सबसे ज़्यादा स्टेट को पावर होती है, इसमें सबसे ज़्यादा राज्य को, स्टेट को पावर होता है। इसके जो फेडरेशन होते हैं, जो फेडरेशन संघ है, उसमें सबसे ज़्यादा पावर स्टेट को होता है, लेकिन जो यूनियन है इसमें सबसे ज़्यादा पावर केंद्र के पास होता है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सबसे ज़्यादा पावर होता है, इसमें स्टेट को ज़्यादा पावर होता है। तो इस फेडरल जो भी कंट्री होते हैं उनमें दोहरी नागरिकता होती है। जो फेडरल कंट्री हैं उनमें दोहरी नागरिकता होती है। जैसे अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। अब अमेरिका का वाशिंगटन डीसी हो, न्यूयॉर्क हो, तो इन सब का अलग अलग, जो कैलिफोर्निया स्टेट्स हैं ये सब का एक अलग नागरिकता होता है और एक अमेरिका का अलग नागरिकता होता है, और इनका एक अलग झंडा भी होता है, अलग अलग, एक देश का झंडा और एक राज्य का झंडा। तो ये फेडरल में ये सब होते हैं, लेकिन यूनियन में सिर्फ एक झंडा, सिर्फ देश का, और नागरिकता भी एक। जो नागरिकता संबंधित हमारा जो कानून है ये ब्रिटेन से लिया गया है, एकल नागरिकता, क्योंकि ब्रिटेन में भी एकल नागरिकता है। तो ये यूनियन है, यूनियन में एकल नागरिकता होता है और एक ही झंडा है। किसी भी स्टेट्स के पास केंद्र से ज़्यादा पावर नहीं है, इसमें केंद्र ज़्यादा पावरफुल होता है, इसमें राज्य ज़्यादा पावरफुल होते हैं, और इसमें तो अत्यधिक पावरफुल होते हैं राज्य, कि जब मन करे तब जुड़े, जब मन करे तो हट जाए। तो ये संघ का सबसे कमज़ोर कड़ी है कन्फेडरल, और संघ का दूसरा मजबूत, यानी कन्फेडरल से थोड़ा सा मजबूत है फेडरल, और उसके बाद सबसे मजबूत है यूनियन जो भारत है, यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब चर्चा करते हैं हम यूनियन ऑफ स्टेट्स पे, जो हमारा भाग ए और अनुच्छेद 1 से 4 तक वर्णित है। इसमें क्या क्या हमारे भारतीय संविधान में वर्णित है जानते हैं। तो दोस्तों, यूनियन ऑफ स्टेट्स जो हमारा टॉपिक है, राज्यों का संघ, इसके अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 में इसके बारे में वर्णित है भाग 1 के तहत। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले अनुच्छेद 1 में देखते हैं कि अनुच्छेद में क्या है। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है। और भारत जब राज्यों का संघ है तो भारत का राज्य कौन होंगे? तो अनुच्छेद 1 में ही कहा गया है कि भारत के राज्य वो होंगे जो अनुसूची शेड्यूल 1 में, अनुसूची 1 में जिन जिन राज्यों का नाम है वो भारत का राज्य होंगे। ये राज्य आपको अनुच्छेद 1 में भी नहीं मिलेंगे। अनुच्छेद 1 में आने के बाद उसमें लिखा है कि अनुसूची 1 में जो भी राज्य के चर्चा होंगे वो भारत के राज्य होंगे। तो ये हमारा राज्यों का संघ है जो अनुच्छेद 1 के तहत वर्णित है, और कहा गया है इसमें कि अनुच्छेद 1 में अनुसूची 1 के अंतर्गत जो राज्य हैं वो भारत के राज्य हैं।
भारत के राज्य हैं। अब देखिए इसमें क्या है कि राज्यों का संघ, यानी भारत जो है राज्यों का संघ है, तो भारत तो एक देश हो गया और संघ का मतलब होता है प्रशासनिक व्यवस्था। तो अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि जो अनुसूची 1 में, जो अनुसूची 1 में जो भी राज्य वर्णित है वो भारत के राज्य होंगे। अब अनुसूची 1 में कुल कितने राज्य हैं, तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 28 स्टेट हैं और 8 यूटी है, यूनियन टेरिटरी। दोस्तों इसमें 3 तरह के राज्य हैं, भारत में 3 तरह के राज्य होते हैं। इसमें जो है पहला है स्टेट्स, दूसरा यूटी और तीसरा जो है अर्जित किया गया क्षेत्र। तीसरा जो है अर्जित किया गया क्षेत्र। अर्जित किया गया क्षेत्र का मतलब जैसे देखिए स्टेट जो पूर्णतः कंप्लीट राज्य का दर्जा है, मतलब जिसमें मुख्यमंत्री वगैरह होते हैं। यूटी वो होते हैं जहां राष्ट्रपति का शासन होता है या राष्ट्रपति के कोई व्यक्ति वहां पे शासन का कार्यभार संभाल रहे हो, वो यूटी होता है। और स्टेट वो होते हैं जहां पे सीएम अपना प्रशासनिक व्यवस्था द्वारा राज्य को संभाल रहा हो। अर्जित किए गए क्षेत्र वो होते हैं, जैसे संविधान में ये कहा गया है कि अर्जित किए गए क्षेत्र का मतलब है कि कोई और, जैसे पाकिस्तान फेडरल है, पाकिस्तान जो है फेडरल संघ है, उसमें एक बलूचिस्तान है। अगर वो बलूचिस्तान चाहे तो वो पाकिस्तान से अलग हो सकता है और वो पाकिस्तान से अलग होके चाहे तो भारत में जुड़ सकता है। तो जब भारत में अगर पाकिस्तान का बलूचिस्तान आके जुड़ेगा तो वो अर्जित क्षेत्र होंगे। तो वो क्या होंगे, अर्जित क्षेत्र होंगे। तो अनुच्छेद 1 में जो है अनुसूची 1 के अंतर्गत जो राज्य वर्णित है वो भारत का राज्य है। और राज्यों में जो है वो एक राज्य होते हैं, दूसरा केंद्र शासित प्रदेश होते हैं और तीसरा अर्जित राज्य क्षेत्र होता है। तो अर्जित जो वैसा क्षेत्र जो भारत राज्य संघ में वर्णित नहीं है, यानी विद्यमान नहीं है, कोई और राज्य किसी देश का शामिल होना चाहे तो वो हमारा अर्जित क्षेत्र होगा। तो 3 तरह का राज्य है, स्टेट, यूटी और अर्जित क्षेत्र। तो ये अनुच्छेद 1 में वर्णित है। तो दोस्तों पहले अनुच्छेद के तहत जो है ये राज्य कौन होंगे भारत के, उसके बारे में पढ़ें कि अनुच्छेद 1 के तहत अनुसूची 1 में जो भी राज्य की चर्चाएं हैं वो भारत के राज्य हैं। और इसमें 3 तरह के राज्य हैं, एक तो राज्य है, एक यूटी यानी केंद्र शासित जहाँ पे राष्ट्रपति खुद शासन करते हैं या उनके द्वारा कोई गवर्नर या किसी व्यक्ति के द्वारा प्रशासनिक व्यवस्था को चलाया जाता है, वो यूटी होता है। और अर्जित की कोई ऐसा क्षेत्र जो भारत में पहले से नहीं है बट जुड़ना चाह रहा है तो वो अर्जित क्षेत्र होगा। तो ये अनुच्छेद 1 के तहत वर्णित है। अब अनुच्छेद 2 में है नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना। तो नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना, इसमें क्या है दोस्तों कि अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश, यानी कोई भारत में राज्य पहले से विद्यमान है, कोई राज्य भारत में पहले से विद्यमान है तो उस राज्य को यूटी बनाया जा सकता है। ये संसद को पावर दी गई है। संसद को 2 तरह की शक्तियां हैं। अनुच्छेद 2 के तहत संसद के पास 2 तरह की शक्तियां हैं। एक शक्ति ये है कि कोई ऐसा राज्य हो जो वो चाहे तो वो उसको यूटी में तब्दील कर सकता है, यानी केंद्र शासित प्रदेश में तब्दील कर सकता है। जैसे जम्मू कश्मीर को पहले एक स्टेट हुआ करता था, अभी हमारा यूटी हो गया। तो ये अनुच्छेद 2 के तहत ऐसा संसद को पावर दी गई है, शक्ति प्रदान की गई है। दूसरा इसमें कि एक तो राज्य को वो यूटी में शामिल कर लेगा, दूसरा कि ऐसा राज्य जो भारत में विद्यमान नहीं है, जैसे बोला पाकिस्तान का, जैसे मैंने आपको बताया पाकिस्तान फेडरल संघ है, मतलब फेडरल है, तो बलूचिस्तान अगर चाहे तो अलग होकर भारत में जुड़ना चाहे तो वैसे राज्य को भारतीय राज्य में मिलाने के लिए अनुच्छेद 2 में संसद को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वैसे राज्य को भारत में मिला सकता है। किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 2 के तहत। एक तो शक्ति इसमें है इस अनुच्छेद के तहत कि किसी भी राज्य को वो यूटी में बदल सकता है। दूसरा शक्ति यह है कि वो किसी भी दूसरे देश के राज्य को जो पहले से भारत में नहीं है उसे मिला सकता है, भारतीय राज्यों में ला सकता है। ये दूसरा अनुच्छेद के अंतर्गत। जैसे कि सिक्किम 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा एक स्वतंत्र देश था। सिक्किम एक स्वतंत्र देश था जिसे भारत में 36वां संविधान संशोधन के तहत मिला लिया गया। तो ये अनुच्छेद किसमें वर्णित है, दूसरा में। चलिए दोस्तों दूसरा अनुच्छेद देखते हैं, तीसरा में क्या है, पहला देख लिए, तीसरा देखते हैं। तीसरा में क्या है कि राज्यों का निर्माण,
सीमा क्षेत्र, नामों में परिवर्तन। जैसे संसद के पास यह शक्ति है कि किसी राज्य का चाहे तो वो नाम चेंज कर सकता है, नाम में परिवर्तन ला सकता है। बिहार है तो कुछ भी बना के रख सकता है, बिहार को टोटली बिहार को नालंदा बना देगा। ये संसद को शक्ति प्रदान की गई है अनुच्छेद 3 के तहत। वो चाहे तो नए राज्य का निर्माण, जैसे यूपी बहुत बड़ा स्टेट है तो उस यूपी को 2 भागों में या उससे भी अधिक भागों में अलग कर वो नए नए राज्यों का निर्माण कर सकता है। ये भी पावर संसद को है अनुच्छेद 3 के तहत। उसके बाद किसी राज्य का सीमा, जैसे बिहार का अगर उसको सीमा में परिवर्तन करना हो तो बिहार के कुछ हिस्से को काट के झारखंड में जोड़ दे तो सीमा परिवर्तन हो गया। तो सीमा परिवर्तन करना, राज्य का निर्माण करना या नामों का परिवर्तन करना, ये अनुच्छेद 3 के तहत वर्णित है। जो कई सारे आप सिटी मतलब कोई शहर का नाम चेंज करते हुए देखते हैं हम लोग, आए दिन बहुत सारे जगहों का नाम चेंज हुआ, ये सब अनुच्छेद 3 के तहत ये संसद को शक्ति है कि वो चेंज कर सकता है। तो अनुच्छेद 1 में हमने देखा कि संघ का नाम यानी संघ जो है प्रशासनिक व्यवस्था है, यानी संघ नाम एवं राज्य क्षेत्र की भारत के जो राज्य होंगे वो कौन होंगे, अनुच्छेद 1 के तहत वर्णित है। जो पहले अनुसूची में जिस राज्य की चर्चा है वही राज्य भारत के अंग हैं। दूसरा कि नए राज्यों का प्रवेश अनुच्छेद 2 में, कि कोई राज्य है उसको यूटी में चेंज कर सकता है संसद, ये उसको शक्ति प्रदान की गई अनुच्छेद 2 के तहत। जैसे जम्मू कश्मीर को 2 भागों में डिवाइड कर उसे यूटी बना दिया गया, एक लद्दाख और जम्मू कश्मीर, किस अनुच्छेद के तहत, तो 2 अनुच्छेद के तहत। और दूसरा कि कोई ऐसा राज्य जो भारत में पहले से विद्यमान नहीं है तो वो उसे प्रवेश दे सकता है, स्थापना कर सकता है। जैसे सिक्किम, नए राज्य का निर्माण अनुच्छेद 3 में, कि आप किसी नए राज्य का निर्माण कर सकते हैं, किसी राज्य को 2 या 2 से अधिक भागों में अलग कर आप अलग अलग राज्यों का निर्माण कर सकते हैं। सीमा परिवर्तन, यानी आप किसी भी राज्य के सीमा में फेरबदल कर सकते हैं, बिहार की सीमा को छोड़कर आप झारखंड की सीमा को बढ़ा सकते हैं। ये सब संसद को पावर है अनुच्छेद 3 के तहत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। उसके बाद नाम में परिवर्तन, किसी राज्य का नाम आप चेंज कर सकते हैं, किसी शहर का नाम चेंज कर सकते हैं अनुच्छेद 3 के तहत। अब अनुच्छेद 4 में जो है, अनुच्छेद 4 में 2 और 3 अनुच्छेद 2 और 3 की चर्चा की गई है। यह कहा गया है अनुच्छेद 4 में यह कहा गया है कि जो बदलाव अनुच्छेद 2 के तहत हुआ और जो बदलाव अनुच्छेद 3 के तहत हुआ, यह संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा 368 अनुच्छेद के तहत। जो 2 और 3 में जो फेरबदल होते हैं, जैसे नए राज्यों का प्रवेश, किसी राज्य को तोड़ के यूटी बना देना या कोई दूसरे जो राज्य है उसको प्रवेश देना या राज्य का निर्माण कर देना नए राज्य का, या सीमा क्षेत्र में परिवर्तन कर देना, ये सब संविधान संशोधन 368 के अंतर्गत नहीं माने जाएंगे। ये अनुच्छेद 4 में वर्णित है। तो आई होप कि दोस्तों आज का हमारा सेशन आपको अच्छा लगा होगा। ये टॉपिक आप पहले से पढ़ भी चुके होंगे और नहीं पढ़ चुके होंगे तो आज आपको सही से समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो आप लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें दोस्तों। आज के लिए धन्यवाद।